टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर हिंदी व्याकरण परिचय और वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। ये देखिए, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम शुद्ध बोलना और पढ़ना लिखना जानते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिस विषय के ज्ञान से हम शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना जानेंगे उसे ही व्याकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर भाषा है। भाषा समझते हैं क्या होता है। तो भाषा जो है एक माध्यम है। क्या है? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के बातों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग के मन में जो बात है तो किसी दूसरे के सामने उसको प्रकट करना है, तो उसके लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वो भाषा होता है। और भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। तो आपसे सवाल है कि भाषा जो है संस्कृत किस शब्द से बना है? तो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भाषा जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। भाषा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेकिन इसके अलावा भी एक होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, आपको याद रखना है कि भाषा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। मौखिक, देखिए मौखिक में क्या आ रहा है? मौखिक में आ रहा है मुख। मौखिक में क्या आ रहा है? मुख आ रहा है। तो मौखिक मतलब समझता है जब हम अपने मन की बातों को किसी दूसरे के सामने बोल कर, यानी मुख से बोल के बताएं, तो उसे बोलेंगे मौखिक भाषा। ठीक है। और लिखित भाषा क्या होता है? लिखित मतलब लिख कर, जब हम अपने मन के बातों को किसी दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करते हैं। कैसे? लिख कर, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि मौखिक भाषा उसे बोलेंगे जब हम अपने मन के बात को बोल के, यानी मुख के द्वारा बोल के प्रकट करेंगे। और लिखित भाषा उसे बोलेंगे जब हम अपने मन के बातों को लिख के किसी के सामने प्रकट करेंगे, वो हो गया लिखित भाषा। अब समझते हैं सांकेतिक भाषा। देखिए, संकेत मतलब क्या होता है? संकेत मतलब होता है इशारा। संकेत मतलब क्या होता है? इशारा होता है। ठीक, तो जब हम अपने मन के बातों को किसी दूसरे के सामने संकेत या इशारा कर, क्या कर, संकेत या इशारा कर प्रकट करते हैं, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे किसी को बुलाना रहा तो हम इशारा करते हैं, और भी काम कोई हो रहा तो इशारा करके हम बुलाते हैं, तो इसे बोलेंगे सांकेतिक भाषा। ऐसा होता है। देखिए, आप जानते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। और बिहार का राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू है। तो आपको ध्यान में ये भी रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है और बिहार का राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू है। और आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो लैंग्वेज है वो है कौन? तो वो है इंग्लिश। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी, बिहार का राजकीय भाषा हिंदी तथा उर्दू, अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। ठीक, आगे समझते हैं लिपि के बारे में हम लोग। तो लिपि में आपको ध्यान देना है कि लिपि पहले होता क्या है। तो लिपि भाषा लिखने की शैली होता है। क्या होता है? लिपि जो है भाषा लिखने की शैली होता है। जैसे जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते हैं तो उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कुछ भाषाओं की लिपि हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ भाषाएं दी गई हैं और यहाँ पे उसका लिपि है। तो देखिए, जैसे भाषा है हिंदी, जैसे संस्कृत, मराठी, नेपाली, तो इसका लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। जो आप लिखते हैं क हिंदी में, ये ख, ये सब संकेत आप देखते हैं, तो इसका जो लिपि है वो किस लिपि से आया है? देवनागरी। फिर आपको याद रखना है जो पंजाबी भाषा है इसका लिपि का नाम है गुरुमुखी। उर्दू, अरबी, फारसी, सिंधी, इसका भाषा का नाम है फारसी। देखिए अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश, इसकी लिपि का नाम है रोमन। तो आपको सबका लिपि भी याद रखना है। ठीक है, तो हिंदी का देवनागरी, संस्कृत का देवनागरी, नेपाली का देवनागरी और पंजाबी का गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, सिंधी का फारसी
और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, पोलिश इसका है रोमन। तो यहाँ से भी आपका सवाल आ सकता है कि भाषाओं के लिपि बताएं, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो देखिए व्याकरण को हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, एक वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला आपका वर्ण विचार, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण विचार में सबसे पहला शब्द है वर्ण। देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब समझना आपको कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण के लिए अ, तो इसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। आ है, ई हर्षई, दीर्घ है, ए है, क हलंत, ग हलंत, ल हलंत। इसको देखिए ये हलंत बोलते हैं इसमें जो है, ठीक है। तो इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको बोलेंगे वर्ण। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। भाषा है, किसी भाषा जब हम बताते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा चीज है ये होता है वर्ण, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्णमाला। जैसे आप सुने होंगे मोती के माला, जब मोती मोती मिल के एक माला बनता है तो उसको कहते हैं मोतियों का माला। उसी तरह से बहुत सारे वर्ण मिलकर एक समूह बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, तो उसको बनेगा वर्णमाला। देखिए तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितना होता है, 52। तो वर्ण अभी पढ़ेंगे, उसमें सब अभी लास्ट में दिखाएंगे आपको कैसे कौन कौन 52 होता है। देखिए वर्ण 2 प्रकार का होता है। वर्ण कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं स्वर वर्ण, एक को व्यंजन वर्ण। एक को क्या बोलेंगे, स्वर वर्ण, और एक को बोलेंगे व्यंजन वर्ण। आगे देखिए स्वर्ण वर्ण अब समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझें, सबसे पहले हम लोग वर्ण समझें कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण हम पढ़ें कि उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसको और खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखें हम लोग आ होता है, आ हर्षई, दीर्घ, ये सब जो पढ़ते हैं, क हलंत, ग हलंत, ल हलंत, ये सब। इसको हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण को बोले थे। और वर्ण जब मिल जाएगा, समूह बना लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, वर्णमाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्णमाला। उसी तरह से फिर हम लोग पढ़ें कि वर्णमाला में टोटल कितना वर्ण होता है, 52। और फिर हम लोग पढ़ें कि स्वर्ण वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। सबसे पहले हम लोग स्वर्ण वर्ण को समझते हैं। स्वर्ण वर्ण क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्वर्ण वर्ण जो है, जिन वर्णों के उच्चारण मतलब बोलने में आप कह सकते हैं, जिन वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। मतलब जिसको बोलने में कोई दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे स्वर्ण वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या कितना होता है, 11। देखिए कौन कौन होता है। एक आ हो गया, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको याद रखना है कि स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या 11 होता है। फिर देखिए स्वर्ण वर्ण भी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। जैसे हम लोग वर्ण में पढ़ रहे थे कि वर्ण 2 प्रकार का होता है, उसी तरह से स्वर्ण वर्ण भी पढ़ेंगे तो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ह्रस्व स्वर और एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर। आपको ध्यान में रखना है कि एक को क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर, और एक को बोलेंगे दीर्घ स्वर। और आप चाहें तो इसको नोट साथ में कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ से इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर। देखिए जिस स्वर के उच्चारण में, अभी स्वर वर्ण की हम लोग बात करें, तो जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कम समय लगा, क्या होगा, कम समय लगता है, तो उसे ह्रस्व स्वर या इसी को लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। और इसकी जो कुल संख्या है 4 होता है। कितना होगा, 4। देखिए अभी हम लोग 11 कौन पढ़े थे, अ पढ़े थे, आ पढ़े थे, हर्षई, ये सब पढ़े थे। तो देखो इस 11 में से 4 यहाँ पे आएगा।
देखिए 4 कौन कौन था, एक अ हुआ, उसमें है हर्षई, हर्षौ, री। ये 4 को हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं, क्योंकि आप बोल के देखिए इसमें कम समय लगा। देखिए अ, हर्षई, हर्षौ, री। इसको आराम से बोल दे रहे हैं, कम समय लग रहा है, तो इसलिए इसको हर्ष स्वर या लघु स्वर कहते हैं। लघु मतलब होता है छोटा। देखिए दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से, किससे, हर्ष स्वर से दुगना समय लगेगा, क्या होगा, दुगना समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जब हर्ष स्वर से दुगना समय लगेगा तो उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। और देखिए टोटल 11 था स्वर, 4 तो हर्ष स्वर हो गया, तो बचा कितना, 7। तो 7 जो है दीर्घ स्वर। कौन कौन है, तो आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, आप बोल के देख सकते हैं, हर्ष स्वर से इसमें दुगना समय लगेगा, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं और इसकी संख्या 7 होती है। तो आप एक बार बोल के ट्राई करेंगे कि दुगना समय लगता है या नहीं। फिर देखिए इसमें हम लोग को पढ़ना एक प्लूत स्वर होता है। प्लूत स्वर देखिए हर्ष स्वर था जिसमें कम समय लग रहा था, दीर्घ स्वर में उससे दुगना समय लग रहा था। अब है प्लूत स्वर, तो जिस स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है, कितना समय, तिगुना समय लगता है, तो उसे प्लूत स्वर कहते हैं। और इसको ओम, इसका जैसे होता है इसमें ओम, देखिए यहाँ पे ओम है, और इसका इनका उपयोग जो है मंत्र उच्चारण में, जब आप मंत्र सुने होंगे यज्ञ में या घर पे, तो उसमें ओम आता हो, तो ओम बोल के देखिए, नॉर्मल नहीं बोलेंगे ओम बस हो गया, नहीं, इसको शुद्ध में बोला जाता है ओम, इस तरह से। तो इसमें तिगुना समय लगता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्वर जो है जिसकी संख्या 11 होता है, इसमें से हम लोग पढ़े 4 जो है हर्ष स्वर था, 7 दीर्घ स्वर, इसके अलावा एक प्लूत स्वर पढ़े, इसका संकेत क्या होता है, ओम होता है। चलिए आगे देखते हैं, एक होता है आयोग वाह। आयोग वाह को समझते हैं कि आयोग वाह क्या होता है। तो देखिए ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, ना तो इसको हम स्वर बोलेंगे न ही व्यंजन। व्यंजन अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, पहले आयोग वाह को समझें। आयोग वाह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनुस्वार, एक क्या होता है, अनुस्वार, इसको आप अन पढ़ते हैं, जब आ आई ई से पढ़ते हैं उसमें देखिए एक अन आता है, एक अ आता होगा, तो ये समझना, अन को बोलते हैं अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग, और इसको बोलते हैं अनुस्वार। इनके अन के उच्चारण यानी अनुस्वार के उच्चारण नाक से हवा निकलती है, और न का उच्चारण जैसा, मतलब बोलने में आपको लगा कि न बोल रहे हैं, इसे बोल के आप देखिए तो आपके नाक से हवा निकलती है और न का उच्चारण होता है। और अह में देखिएगा तो उच्चारण में हवा मुख से निकलेगा, और ह का उच्चारण बोल के देखिए आप अह, तो मुंह से हवा यहाँ पे निकल रहा, और ह का उच्चारण, तो ये दोनों को अयोगवाह बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अयोगवाह क्या होता है, तो ये ना तो स्वर होगा और ना ही व्यंजन होगा। और अयोगवाह में अनुस्वार के उच्चारण में तो नाक से हवा निकलेगा और न का उच्चारण, और विसर्ग है तो हवा मुख से निकलेगा और ह का उच्चारण होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा आपका होता है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग वर्ण पढ़े थे, वर्ण के बाद हम लोग पढ़े कि वर्ण जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते थे स्वर और एक को बोलते थे व्यंजन। ठीक है, तो स्वर तो हम लोग पढ़ लिए। स्वर क्या होता है, जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती थी, और इसका 11 होता था कुल संख्या। इसमें हम लोग पढ़े एक हर्ष स्वर होता था 4 और एक दीर्घ स्वर होता था 7। इसके अलावा हम लोग प्लूत स्वर ओम के बारे में पढ़े, और इसके साथ साथ हम लोग अनुस्वार और विसर्ग के बारे में भी पढ़े। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन वर्ण पे। तो देखिए जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए, तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी देखिए स्वर्ण वर्ण के बोलने में किसी का सहायता नहीं लिया जा रहा था, लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलने में या उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ले। देखिए अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जैसे क,
तो जब आप क बोल रहे हैं तो उसमें अ बोल के देखिए क। आप उसी तरह से च बोलेंगे तो उसमें अ बुला रहा होगा, यानी अ जो क्या था, स्वर्ण वर्ण था। तो क बोलने में अब जब क को आप तोड़िएगा तो उसको इस तरह से लिखते हैं, इसको हलंत बोलते हैं, क हलंत प्लस अ। तो ये दो को मिलता है। क हलंत को आधा क भी आप समझ सकते हैं कि जो आधा क लिखते हैं वो क हलंत है। तो इसमें जब अ मिलेगा और अ क्या है, स्वर वर्ण है, बनेगा पूरा क, और पूरा का एक व्यंजन वर्ण है। याद रखिएगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लिया जाएगा उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ग, च, झ, न, प, ब, र, स, तालाबी स, ह। तो ये सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण के जो कुल संख्या होता है 33 होता है। कितना होता है? 33। स्वर वर्ण कितना था? 11। और व्यंजन वर्ण होता है 33। देखिए क से लेके ह तक, अभी समझेंगे हम लोग क से लेके ह तक। व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो कौन कौन? तो एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। अब पहले हम लोग समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो देखिए जिन व्यंजन वर्ण, अभी हम लोग व्यंजन में पढ़ रहे हैं, तो जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग को स्पर्श कर, स्पर्श मतलब होता है छू कर, यानी कंठ से हवा निकलेगा और मुख मतलब मुंह के किसी भाग को छू के निकलती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो चाहे बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन कुल संख्या कितना होता है? 25। सबसे पहले देखिए एक होता है कवर। कवर इसको क्यों बोलेंगे अभी बताते हैं आपको। देखिए ये क, ख, ग, घ, अंग आप पढ़ते होंगे, इसका स्टार्टिंग वर्ण जो है क्या है? क है, इसलिए हो गया ये कवर। उस तरह से च, छ, ज, झ, इया, तो ये च से स्टार्ट है इसलिए इसको बोलते हैं चवर। उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, तवर्गी न, इसको बोलेंगे टवर। इसी तरह त, थ, द, ध, न, ये त से स्टार्ट जिसको बोलेंगे तवर। प, फ, ब, भ, म, प से स्टार्ट है इसके इसको बोलेंगे पावर। तो इस तरह से 5 5 5 5 और 5 टोटल 25 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से कम रगड़ खाते हुए या सांस में जिससे रुकावट कम होती है बोलने में, उसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो समझिए अंतस्थ व्यंजन किसे बोलेंगे? तो जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हवा जब मुख से निकलेगा तो उसमें रुकावट कम होगा तो उसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। और ये देखिए इसकी संख्या कुल 4 होता है। कितना होता है? 4। एक होता है, ये बोल के आपको देखना है सब, य, र, ल, व। ध्यान से बोल के देखिए, य, र, ल, व। तो इसमें हवा जो है कम रुकावट खाते हुए बाहर मुख से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन क्या है? तो नाम से आपको याद रखना है सबका। यह स्पर्श बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा था? स्पर्श। स्पर्श मतलब छू कर। स्पर्श मतलब क्या होता है? छू कर। तो जब हवा मुख के किसी भाग को कंठ से निकलकर मुख के किसी भाग को छू के निकलेगी बाहर तो उसको बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, और उसकी संख्या होगा 25। और फिर हम लोग अंतस्थ व्यंजन पढ़े कि हवा जब मुख से निकलकर कम रगड़ खाते हैं जिसमें सांस में रुकावट कम है तो उसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, और इसकी संख्या कुल 4 होता है। और कौन कौन होता है? तो यह होता है, र, ल, व होता है। चलिए आगे तीसरा व्यंजन पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तीसरा व्यंजन होता है आपका ऊष्म व्यंजन। तीसरा व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्म मतलब आपको समझना है ऊष्मा। ऊष्म मतलब ऊष्मा, और ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी। ठीक है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाते हुए, देखिए इसमें रगड़ खाते हुए निकलती है तो उसको बोलते हैं, या ऊष्मा या गर्मी निकलती है तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान में आपको रखना है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के से रगड़ खाती हुई
निकलती है या गर्मी निकलती है, उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा, तो इसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या भी 4 होता है। तो देखिए 25 स्पर्श व्यंजन, 4 हो गया स्थस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, ये 33 हो गया आपका। तो ये हो गया व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कितना हो गया 33। ठीक है, बोल के आपको देखना है तालाबी स, मूर्धन्य स, दंटी स, सब बोल के देखिए। अपने मुख के सामने हाथ कीजिए और देखिए ऊष्मा निकलता है कि नहीं। तो आप देखें कि ऊष्मा निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर है एक संयुक्त व्यंजन। इसको समझते हैं, संयुक्त मतलब क्या, मिल के, योग। जैसे आप प्लस करते हैं, योग करते हैं, तो इसी में ध्यान देना आपको कि वैसे व्यंजन वर्ण जो 2 व्यंजनों के मिलने से बना हो, यानी 2 व्यंजन के योग से बना हो, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होता है। संयुक्त व्यंजन में कितना होता है 4। तो देखिए यहाँ पे क हलंत है, इसमें मूर्धन्य श मिलेगा, तो ये बन जाएगा 6। उसी तरह से त हलंत है, इसमें र मिलेगा तो त्र बन जाएगा। और च हलंत है, इसमें इया मिलेगा तो ज्ञ बन जाएगा। और तलबी स में र मिलेगा तो स्र बन जाएगा। तो ये जो 4 हुआ, ये आपका हुआ संयुक्त व्यंजन। तो आपको ध्यान में रखना, ये आएगा सवाल। और ये भी आपको ध्यान कि किसके किसके मिलने से क्या बनता है, ये इम्पोर्टेंट है कि छ कैसे बनेगा, त्र कैसे बनेगा, ज्ञ कैसे बनेगा और स्र कैसे बनेगा। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। तो अभी देखिए, तो अभी तक हम लोग कितना व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े 11 स्वर वर्ण। क्या पढ़े थे, 11 पढ़े थे हम लोग स्वर वर्ण। उसके बाद 2 आयोग वाक् पढ़े, 25 हम लोग पढ़े और स्पर्श व्यंजन। उसके बाद 4 पढ़े हम लोग अंतस्थ व्यंजन, फिर 4 पढ़े ऊष्म व्यंजन, और उसके बाद फिर 4 संयुक्त व्यंजन। तो देखिए आपका कितना हो गया, 3, 5, 8, 12, 16, 20 और 3, 2, 8, 50 हम लोग पढ़ चुके। टोटल हम लोग वर्ण शुरू में पढ़ते हैं कि वर्णमाला में वर्ण कितना होता है 52। तो 50 अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और 2 और है, तो चलिए 2 और कौन है उसको देखते हैं। तो देखिए एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, देखिए इसका नाम में है द्विगुण। द्विव मतलब क्या हुआ, द्विव मतलब हुआ 2। द्विव मतलब क्या हुआ, द्विव मतलब हुआ 2। गुण मतलब उसका क्वालिटी। तो वैसे व्यंजन जो देखने में कुछ और उच्चारण यानी बोलने में कुछ और की तरह, यानी दूसरे की तरह व्यवहार करेगा, तो उसको बोलेंगे द्विगुण या उत्क्षेपित, यानी फेंका हुआ जिसका अर्थ होता है, व्यंजन कहते हैं। ठीक ना। तो और इनका उच्चारण में जीभा जो है, यानी जीभ झटके से नीचे आती है। ठीक, तो यहाँ पर नाम से पहले आपको याद रखना है कि द्विगुण व्यंजन किसको बोलेंगे, तो वैसा व्यंजन जो देखने में किसी और की तरह लगेगा लेकिन बोलने में किसी दूसरे की तरह व्यवहार करेगा। और द्विगुण व्यंजन की कुल संख्या 2 होता है। द्विगुण कितना होता है 2। इसको बोलते हैं र, इसको बोलते हैं र। देखिए ये आपको देखने में लगेगा ड की तरह, लेकिन इसका उच्चारण कैसा हो रहा है र की तरह। उसी तरह से ये भी आपको देखने में लगेगा ढ की तरह, लेकिन उच्चारण इसका हो रहा है र की तरह। आपको नाम पता चलेगा कि इसका नाम द्विगुण क्यों है, क्योंकि ये देखने में किसी और जैसा और उच्चारण में किसी दूसरे की तरह व्यवहार करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में इतना रखना है। तो देखिए अब आपका 52 हो गया होगा, तो 50 ये ऊपर अभी हम लोग जोड़े और 2 52, तो ये टोटल वर्ण की संख्या होता है। इसके बाद हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में आपको वर्णों का उच्चारण स्थान, घोष वर्ण क्या होता है, अघोष वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब बताएंगे। उसके बाद उसका डायग्राम, विस्तारित रूप और इसका फिर डायग्राम आपको बताएंगे। तो अगले वीडियो में आप इसका इंतज़ार करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लगातार बने के रह के इसी तरह देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।